नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं आज यानी 11 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसको संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद संविधान में दिए गए भारतीय संविधान में उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो है 15 मार्च तक मिल जाएंगे दोनों चुनाव आयुक्त। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कल जो है एक जो जैसा कि हम जानते हैं कि संवैधानिक जो प्रधान निर्वाचन आयोग है उसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, फिर इसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या को देखते हैं। तो अनुच्छेद जो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन है उसमें अनुच्छेद जो 324 है उसमें जो है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी और देखें तो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव कराया जाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मे होता है, न कि वह यानी जो भारत निर्वाचन आयोग है जो लोकसभा राज्यसभा ये चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि का जो चुनाव कराता है उसकी जिम्मेदारी पंचायत नगर निगम की नहीं होती बल्कि उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद देखें तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, यानी भारत का संविधान जब लागू हुआ तब से देखें 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में देखें 3 सदस्यीय, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो और इसके बाद देखें कुछ और जानकारी के रूप में तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया था उसमें मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अभी भी है। यानी जो भारत में मत देने का अधिकार है वो 18 वर्ष है। यानी 1989 से पहले देखें 61वें संविधान संशोधन से पहले देखें तो 21 वर्ष था। करने के बाद यानी ये जो है यानी 1989 में यानी मत देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब यह जो है 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त हो गए, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य आयुक्त इसमें होते हैं। 1990 में पुनः निर्वाचन आयुक्त का एक पद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई जो वर्तमान में अभी भी लागू है। इसमें देखें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो, यानी इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या इनकी एज 65 वर्ष हो, जो भी इसमें से पहले होता है उनका कार्यकाल निर्धारित होता है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है। यह जो है अनुप चंद पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल की अचानक इस्तीफे से रिक्त हुए चुनाव आयुक्तों के दोनों पदों पर 15 मार्च तक नियुक्ति की जा सकती है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अरुण गोयल ने शुक्रवार देखें तो शुक्रवार को सुबह इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कानून मंत्रालय ने इसी घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार ही एकमात्र सदस्य बचे हैं। पांडे 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 14 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। यानी 3 में देखें तो एक अनुप चंद्र पांडे थे जो 14 फरवरी 2024 को सेवानिवृत्त हो गए, उनकी आयु 65 वर्ष हो गई थी। इसके बाद एक जो यानी 2 बचे थे उसमें से एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, यानी 25वें जो चीफ इलेक्शन कमीशन यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें हैं वे राजीव कुमार हैं, और इन्होंने अपने पदभार जो ग्रहण किया था वह 15 मई 2022 को यानी इनकी नियुक्ति की गई थी। 15 मई 2022 को नियुक्ति की गई थी। तो इसके बाद देखें एक जो इस्तीफा दे दिए अरुण गोयल ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। तो अब यही मात्र बचे हैं। तब इसमें देखें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली एक सर्च कमेटी अब दोनों पदों के लिए पहले 5 नामों के 2 अलग अलग पैनल तैयार करेगी। सर्च कमेटी में जो होंगे सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव भी शामिल हैं। बाद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति चुनाव आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए 2 व्यक्तियों को नामित करेगी। इसमें देखें तो चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। चयन समिति में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। नामित व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सदस्यों की सुविधा के अनुसार चयन समिति 13 या 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां 15 मार्च तक की जा सकती हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के कारण संबंधित सवालों के जवाब में सूत्रों का कहना है कि उन्होंने संभवतः निजी कारण से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अरुण गोयल और राजीव कुमार के बीच मतभेद की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आंतरिक पत्राचार मिनट्स और फैसलों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोयल ने कोई असहमति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने यह भी कहा कि अलग से 2 वरिष्ठ अधिकारी किसी मुद्दे पर विचार मंथन करते हैं तो विचारों का अंतर होना स्वाभाविक है। जैसा कि जानते हैं कि अभी जो आम चुनाव का समय है यानी जो आम चुनाव है लोकसभा का वह अधिसूचना 15 मार्च के बाद जारी की जा सकती है, क्योंकि 15 मार्च तक तो यह चयन समिति होना है। तो एक महत्वपूर्ण जो चुनाव है अपने देश भारत में होने वाला है वो लोकसभा का चुनाव है। इसके नजर देखते हुए चुनाव आयोग की जो भूमिका है अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यह अति महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न हो जाता है। इसमें जो चयन समिति है जो इसमें संविधान में जो प्रावधान किया गया है और जो अभी संशोधन किया गया है उस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा देखते हुए फिर से आगे हम चलते हैं।
सुधार की प्रक्रिया की गई, यानी चुनाव आयुक्त के लिए जो सुधार की प्रक्रिया की गई, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्तमान में यानी 2024 से यह आम चुनाव का समय है, जिसमें 19वें लोकसभा या आम चुनाव कराई जाएगी 2024 के लिए। तो इसमें देखें ये जो संशोधन या सुधार किया गया वह किस तरह से है, तो इसमें देखते हैं राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों इसी की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को रूपरेखा तैयार करता है। इस कानून का उद्देश्य अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च ऑफ इंडिया के एक निर्देश के जवाब में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता लाना है। सीईसी और इसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इसको देख लेते हैं। इसी के तहत जो है ये सुधार प्रक्रिया की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसमें देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला क्या था इस पर आधारित। तो मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी और इसी की नियुक्ति के संबंध में संविधान को अपनाने के बाद से एक लंबे समय से चले आ रहे विधायी अंतर को संबोधित करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत के स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी ईसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करने वाले अन्य संस्थाओं को ध्यान आकर्षित किया जिसके पास अपने प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र हैं, जैसे राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सूचना आयोग और लोकपाल जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट 2015 की सिफारिशों पर गौर किया। दोनों समितियों ने सीईसी और इसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री यानी इसमें देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, जैसा कि देखें 50वें जो सीजीआई भारत में हैं वह डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई विपक्ष के नेता की एक समिति का सुझाव दिया गया। अधीर रंजन को हमने देखा कि वर्तमान में जो है वह लोकसभा में कांग्रेस की जो है विपक्ष की नेता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए, यानी जो 142 के तहत जो शक्तियां हैं उसको देखें तो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। निर्धारित प्रक्रिया की सीईसी और इसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, सीजीआई और नेता की एक समिति द्वारा, विपक्ष की नेता की एक समिति द्वारा की जाएगी। विपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल जो होगा विपक्ष का नेता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह तंत्र तब तक लागू होगा जब तक संसद इस मामले में कोई कानून नहीं बना देती। तो इसी पर कानून बनाया गया संसद द्वारा। तो इसमें देखें विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है। यह विधेयक चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तों और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इससे पहले 1991 में इस तरह का प्रावधान किया गया था। यह सीईसी और इसी की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन को संबोधित करता है। नियुक्ति प्रक्रिया में सीईसी और इसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसको हमने भी देखा। तो चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिश मान्य होगी, यानी चयन समिति की सिफारिश कोई पद, जैसे वर्तमान में 2 पद रिक्त हैं तो यह चयन समिति की सिफारिश इस पर भी लागू होगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का पैनल को प्रस्तावित करेगी। सीईसी और इसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। 1991 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होगा इनका वेतन, यानी सीईसी और इसी का। हटाने की प्रक्रिया देखें तो विधेयक संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 आर्टिकल 5 को बरकरार रखता है, जो सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तहत हटाने की अनुमति देता है। यानी सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन, इसको उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने की अनुमति है, जबकि इसी को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। सीईसी और इसी के लिए सुरक्षा विधेयक सीईसी और इसी को उसके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों से संबंधित कानूनी कार्रवाई से बचाता है, बशर्ते कि ऐसी कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन में की गई हो। संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित नागरिक की आपातकालिक कार्रवाई से बचाना है। वर्तमान में सीईसी और इसी की नियुक्ति कैसे की जाती है, संवैधानिक प्रावधान में देखें तो संविधान के भाग 15 में जो चुनाव संबंधी प्रक्रिया की गई है, यानी भारतीय संविधान का जो 15 चुनाव आयोग से संबंधित है, तो संविधान के भाग 15 जो कि चुनाव संबंध में केवल 5 अनुच्छेद 324 से 329 हैं। संविधान सीईसी और इसी की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग को सौंपता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी ही संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त यदि कोई हो राष्ट्रपति समय समय पर तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह करता है। कानून मंत्री विचार विमर्श प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवार का एक समूह सुझाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसके बाद निष्कासन देखें, वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने पर से पहले भी हटाए जा सकते हैं। सीईसी केवल संसद द्वारा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। ईसी की सिफारिश के अलावा किसी अन्य ईसी को नहीं हटाया जा सकता है, यानी सीईसी की सिफारिश के अलावा कोई अन्य यानी ईसी को नहीं हटा सकता। एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं जो 2023 में किया गया। तो इसमें देखते हैं महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी 29 सितंबर 2023 को। यह लोकसभा यानी जो 106वां संविधान संशोधन विधेयक है, यानी 106वां संविधान संशोधन है और 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, यह क्या इसमें प्रावधान इसमें देखें तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है इसका उद्देश्य 106वें संविधान संशोधन विधेयक का। और ये 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसका यह प्रावधान किया गया। तो इसमें देखते हैं, यानी यह है कानून मंत्रालय ने 19 सितंबर को एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि इसे लोकसभा में संविधान के 128वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब इसे संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। यानी 128वां जो होगा लोकसभा में 128वें संशोधन विधेयक के रूप में यह है, और संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम यानी वो विधेयक था, यह अधिनियम के रूप में जाना जाए, क्योंकि कुछ प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन अभी भी संसद द्वारा पारित नहीं किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, यह आपका है, इसमें विशेष सत्र के रूप में देखें तो इस महीने की शुरुआत में यानी सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून को नारी शक्ति बंधन अधिनियम बताया था। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा था लगभग सर्वसम्मति से पारित किया कि कुल दो सदस्यों ने इसका विरोध किया और राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक को देखें तो लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति थी, क्योंकि मात्र 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया था और राज्यसभा में सर्वसम्मति थी। हालांकि कानून अगली जनगणना के बाद, यानी ये जो कानून है अगली जनगणना के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत में पहली जनगणना जो कराई गई थी वह लॉर्ड मेयो के काल में कराई गई थी 1872 में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना कराई गई थी। और देखें स्वतंत्रता से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व देखें तो 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी, और स्वतंत्रता के बाद 2011 में जो जनगणना थी वह स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी। कुल मिलाकर 15 जनगणना हो चुकी है, और 15वीं जो जनगणना, ये जो 2011 जनगणना कराई गई थी उसकी थीम थी वह क्या उसको कहते हैं, जनगणना हमारा भविष्य यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये थीम रखी गई थी 2011। और 2021 में जो जनगणना कराई जाने वाली थी वह कोविड-19 कारण स्थगित कर दी गई, और अभी भी 2024 तक ये जनगणना पूरी नहीं कराई जा चुकी है। तो ये तो जनगणना के बारे में कुछ जानकारी रही। तो इसमें देखते हैं, और जनगणना जो कराई जाती है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। तो ये अलग से जानकारी इस पर दी जाएगी। तो इसमें देखें तो यह है कि इसमें कानून यानी जो कानून है अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद परिसीमन प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण विशेष सीटों का निर्धारण करेगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। लोकसभा और विधानसभा महिलाओं के लिए कोटा 15 साल तक जारी रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इससे पूर्व के प्रावधान को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो 104वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 25 जनवरी 2020 से लागू किया गया, और 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, और जिसमें संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। और इसमें ये प्रावधान था कि जो अगले 10 साल के लिए जो है वह SC/ST के रिजर्वेशन को बढ़ाना था। SC/ST के रिजर्वेशन को अगले 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान, यानी 2020 में 25 जनवरी 2020 को किया गया, तो 2030 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसी के द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा ही एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा और राज्यसभा विधान परिषदों में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। वैसे देखें वर्तमान में जो है कुल मिलाकर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिस पर 106वें संविधान संशोधन यही जो हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। 106वां लेटेस्ट संविधान संशोधन है। थोड़ा चर्चा इसमें 100 से अधिक करना चाहें तो 101वां संविधान संशोधन देखें। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया, और यह नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को देखें तो इसमें नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाना है। इसमें 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था EWS के लिए। 104वां को हमने देखा, और 105वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है यह
राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का प्रावधान करता है और यह 10 अगस्त 2021 को लागू किया गया। और ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं 338B, 342A और 366 में संशोधन का प्रावधान करता है और यह जो राज्यों को है ओबीसी लिस्ट बनाने का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार संविधान संशोधन के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जानकारी देखें तो यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है कि महिलाओं के लिए जो कोटा वो 15 साल तक जारी रहेगा। अभी हम देखा कि जो 104वां संविधान संशोधन था वो SC/ST के लिए एक्सटेंड करता है 10 साल के लिए और ये जो है 15 साल तक जारी रहेगा और संसद बाद में लाभ की अवधि तक बढ़ा सकता है। इसके बाद देखें तो जबकि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की महिलाओं के लिए कोटा के भीतर कोटा है, विपक्ष ने मांग की थी कि इसका लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC तक बढ़ाया जाए। OBC में ऐसा प्रावधान नहीं है जबकि SC/ST में है। पहली बार 1996 में पेश किया गया इस विधेयक में कई उतार चढ़ाव, जिसमें मार्च 2010 में राज्यसभा में इसका पारित होना भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने सर्वसम्मति की कमी और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त संख्या के कारण लोकसभा में विधेयक नहीं लाया गया। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 15% है जबकि कई राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। करते हैं इसमें तो यह थाईलैंड में रामायण का मंचन। यहाँ देखते हैं थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है, इसमें देखते हैं तो बैंकॉक के उत्तर में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली अयुत्या में थाई कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकप्रिय खोन नाट्य शैली में महाकाव्य रामायण की कथा का मंचन किया। खोन थाई पारंपरिक नृत्य कला, यानी पूछा सकता है कि खोन क्या है, तो पारंपरिक नृत्य कला है। थाई यानी थाईलैंड की जो है पारंपरिक नृत्य कला और महिला कलाकारों के साथ इस शैली की एक भिन्नता को खोन फुइंग कहा जाता है। इसका उल्लेख थाई साहित्य में भी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से और ये हमने देख लिया 15 मार्च तक मिल जाएंगे। दो जो निर्वाचन आयुक्त हैं तो इसमें थोड़ी सी चर्चा संवैधानिक रूप में और कर लें तो जैसा कि जानते हैं कि जो भारत का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वह राष्ट्रपति का है और वर्तमान में जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका जो अपने पद की कार्यभार संभाला वो 15 जुलाई 2022 से। इसके बाद भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति देखें तो वह जगदीप धनखड़ हैं और यह 14वें जो है उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने भी अगस्त 2022 से अपना कार्यकाल शुरू किया। इसके बाद 19वीं आम जो लोकसभा यानी जो आम चुनाव है 19वें लोकसभा का चुनाव होना उसमें से जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो देखें तो वर्तमान में जो 22वें यानी 21वें यानी 20वें भी देखें 20वें जो PM बने थे वो नरेंद्र मोदी 1914 से 2019 तक और 21वें जो PM बने थे वो भी नरेंद्र मोदी 2019 से लेकर 2024 तक के लिए यानी वर्तमान तक के लिए। और इसके बाद जो 22वें PM बनेंगे वो नेक्स्ट यानी 19वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो 2024 से लेकर के 2029 तक के लिए बनेगा। और इसके बाद देखें लोकसभा के अध्यक्ष जो थे यानी 18वीं जो लोकसभा चल रही है उसके जो अध्यक्ष ओम बिरला थे 2019 से 2024 यानी अब तक के देखें। और इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा कर लेते हैं तो 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हमने देखा कि 50वें मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो DY चंद्रचूड़ जी हैं। और इसके बाद देखें मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हमने देखा कि जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो राजीव कुमार थे जो 15 मई 2022 से जिनकी नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति के बाद टेस्ट टीम की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर प्राप्त किया शीर्ष स्थान। इसमें देखते हैं तो 68.51% अंक के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। तो इसमें देखते हैं यह आपका है यानी जो यह मैच रहा यानी भारत दौरे पर जो इंग्लैंड की टीम आई थी उसमें यह है इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज में 4-1 यानी पहला मैच भारत ने गंवा दिया था। इसके बाद लगातार चारों मैच जीत ली भारत ने। 4-1 से ड्रॉ होने के बाद अब भारतीय टीम टेस्ट में भी नंबर 1 टीम बन गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अब तीनों तरफ में भारत शीर्ष स्थान काबिज हो गया है। भारत सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर रहा था। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज बराबरी पर छूटने के कारण भारत दूसरे नंबर पर खिसक गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको यानी ICC टेस्ट रैंकिंग देखें और यह सारी इसमें रैंकिंग दिखाया गया है। ICC टेस्ट रैंकिंग, ICC वनडे रैंकिंग और ICC T20 रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर, तीनों स्थान देखें तो भारत का स्थान है। दूसरे स्थान पर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया है और जबकि T20 में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। इसके बाद अन्य देशों का क्रम इस प्रकार से देखा जा सकता है। अभी जो सीरीज भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैचों की सीरीज की गई थी इसमें जो युवा बल्लेबाज हैं यानी युवा बैट्समैन जो 22 ईयर्स के जो बल्लेबाज हैं वह यशस्वी जायसवाल इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए थे क्योंकि इस मैच में उन्होंने सर्वाधिक मैच बनाया था। 700 से ज़्यादा रन बनाए थे इस सीरीज में और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था और इसमें उन्होंने 2 डबल टेस्ट सेंचुरी बनाए थे। तो इस प्रकार से यह जो है
मतलब क्रिकेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी रही। और जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, इसमें देखें तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इससे पूर्व 2 हो चुकी है और दोनों में भारत जो उपविजेता बना था। पहले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। तीसरी बार जो भारत है वह टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने वाली टीम बन गई, जिसका जो मैच है वह जून 2024 में प्रस्तावित है या होगा। तो इस प्रकार से अगर अगला देखें तो इसमें है सात्विक चिराग की जोड़ी फाइनल में। इसमें है ये दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के, और इस साल 2023 में इसी जोड़ी को भारत जो खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 में इन्हीं जोड़ी को दिया गया। इससे पूर्व जो था मेजर ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है उसका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, पर उससे पहले उसका जो पूर्ण नाम था वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसको बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, 2023 में इसी जोड़ी को दिया गया। तो इसमें देखते हैं, यह जानकारी है सात्विक साईराज रेखा रेड्डी और चिराग शेट्टी की विश्व नंबर 1 भारतीय जोड़ी। ये भी ध्यान देना है कि विश्व में नंबर 1 जोड़ी यह है। जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सेयोंग और कांग मिन हो को सीधे गेम में हराकर फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल के फाइनल में प्रवेश किया। तो इस जानकारी इसके बाद देखें, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आ जाती है वही है विकास से कमजोर हो रहा है तुष्टिकरण, यानी ये राजनीतिक संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें देखें पीएम मोदी ने किया 7 राज्यों के 782 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, यानी 10 मार्च 2023-24 को। इसमें देखें रुपये 34,700 करोड़ रुपये कुल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें देख सकते हैं कि यह जो है पीएम मोदी ने रविवार में 10 मार्च 2024 को आजमगढ़, यानी ये जो है उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला आजमगढ़ है, वहाँ से देखें तो पीएम मोदी ने रविवार को आजमगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ में उत्तर प्रदेश सीएम जो योगी आदित्यनाथ इनके साथ हैं। तो इसमें देखें यह आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी पूर्व की सरकारें आतंकवाद और अपराध को बढ़ावा देती थी। चुनाव के समय नेता घोषणाएं कर लेते थे, पत्थर भी गाड़ दिए जाते थे, लेकिन बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता था। पत्थर खो जाते थे और नेता गायब हो जाते थे। मगर आज देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। हमने वर्ष 2019 में जो शिलान्यास किए उसे धरातल पर उतारा जा चुका है। वर्ष 2024 में भी मेहरबानी करके कोई इन्हें राजनीतिक चश्मे से न देखे। यह विकास की मेरी अनंत यात्रा का बयान है। मैं वर्ष 2047 से देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। प्रधानमंत्री रविवार को आजमगढ़ में मंदुरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं को वर्चुअली लोकार्पण शिलान्यास किया। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान संबंधित है। तो इसमें देखें पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने जरदारी। इसमें देखते हैं आसिफ अली जरदारी ने रविवार यानी 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक दिन पहले शनिवार यानी 9 मार्च 2024 को, यानी ये देखें तो आसिफ अली जरदारी ने रविवार में 10 मार्च 2024 को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक दिन पहले शनिवार को देश के सर्वोच्च पद के लिए हुए चुनाव में वो विजयी घोषित किए गए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा, यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, वो काजी फैज ईसा हैं, ने राष्ट्रपति भवन यानी वहाँ का राष्ट्रपति भवन देखें तो एवान इस सत्र में 68 वर्षीय जरदारी को शपथ दिलाई। पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बधाई दी। उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, इसको देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समय के बदलते चक्र में उज्जैन में स्थापित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश एवं देश की नाम दुनिया में बढ़ाएगी। अब भारत का समय दुनिया में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में सम्राट विक्रमादित्य के सिद्धांतों पर काम करते हुए मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया। सम्राट विक्रमादित्य जो सभ्यता स्थापित को सर्वत्र पहचाना गया। नागरिक तंत्र स्थापना के प्रथम पुरुष के रूप में सम्राट विक्रमादित्य जाने जाते हैं। उज्जैन काल गणना की नगरी है, साथ ही महाकाल की नगरी भी है उज्जैनी। सनातन संस्कृति की संवाहक सनातन संस्कृति पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। उज्जैन समुचे विश्व की एक प्राचीन धरोहर है। उज्जैन को धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, व्यापार व्यवसाय प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में तक काम चल रहा है। महाराजा रणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर निर्माण करवाया था और माधव महाराज द्वितीय ने माधव ध्वज में फ्री ट्रेड फेयर की स्थापना की थी। उज्जैन अपार संभावनाओं का शहर है। यह घड़ी ऐतिहासिक उज्जैन शहर के जंतर मंतर क्षेत्र में सरकारी शिवाजी वेधशाला करीब बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणी की जानकारी प्रदर्शित करेगी। यह भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी दिखाएगी। समय गणना करने के लिए लगातार 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को मापेगा। यह 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को भी 30 भागों में विभाजित करती है। इन 30 भागों में प्रत्येक घंटे का समय भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट होगा। घड़ी 30 मुहूर्त और अन्य सभी समय गणनाएं प्रदर्शित करेगी जो कि वैदिक हिंदू पंचांग संबंधित है। 3 सदी पहले दुनिया का मानक समय उज्जैन से तय होता था।
यानी 3 सदी पहले दुनिया का मानक समय उज्जैन से तय होता था। वैदिक घड़ी की रीडिंग सूर्योदय के साथ शुरू होगी और 30 घंटे तक काम करेगी। इसमें थोड़ा देख लेते हैं जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी को देखते हैं इसमें। तो जंतर मंतर के बारे में देखते हैं। 1724 और 1730 के बीच जयपुर की महाराजा जो सवाई जय सिंह द्वितीय ने उत्तरी भारत में 5 इंपॉर्टेंट है 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये वेधशालाएं कहाँ पर है? जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। और ये 5 जगह देखें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं। जयपुर यानी राजस्थान, दिल्ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, मथुरा और उत्तर प्रदेश में 2 हैं, वाराणसी और मथुरा में स्थित हैं। इसमें से कई इमारतें शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक के खगोलीय माप के लिए एक विशेष कार्य है। वेधशालाओं की स्थिति खगोल विज्ञान की परंपरा का पालन किया गया, जिसे कई सभ्यताओं द्वारा साझा किया जाता है। जंतर मंतर इस परंपरा की अंतिम स्मारक की पांडित्य है। इस प्रकार से यह जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।